डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। अमेरिकी अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने शुक्रवार को भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे विवेक रामास्वामी की प्रशंसा करते हुए उन्हें होनहार उम्मीदवार बताया। एक्स पूर्व में ट्विटर पर राजनीतिक टिप्पणीकार और टॉक शो होस्ट टकर कार्लसन के साथ रामास्वामी के साक्षात्कार का एक वीडियो साझा करते हुए मस्क ने कहा, वह एक बहुत ही आशाजनक उम्मीदवार हैं। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। 38 साल के रामास्वामी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने फरवरी में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद से नामांकन प्रतियोगिता में प्रवेश किया। वह अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस के बाद तीसरे नंबर पर हैं। टेक उद्यमी को रिपब्लिकन पार्टी के 9% नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जबकि ट्रंप को 47% का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद रॉन डेसेंटिस को 19% का समर्थन प्राप्त है। रामास्वामी ने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर वह सत्ता में आए तो बीजिंग के साथ पूरी तरह से संबंध विच्छेद करेंगे। उन्होंने अगले साल व्हाइट हाउस के लिए चुने जाने पर ट्रंप को तुरंत माफ़ करने की बात भी कही और रिपब्लिकन प्राइमरी पोल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति से प्रशंसा भी अर्जित की। इस बीच रामास्वामी और अन्य रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी अगले सप्ताह बहस के लिए तैयारी कर रहे हैं। रिपब्लिकन अपनी पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को औपचारिक रूप से चुनने के लिए 15 से 18 जुलाई 2024 तक मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में मिलेंगे। आइए हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में बात करें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका की राजकीय यात्रा पर होंगे। इसके साथ विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वो जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जब खनिजों की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और दुनिया दो हिस्सों में बटी है, तब अफ्रीका के एक नए राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में सामने आया है। पश्चिमी देश रूस और चीन यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिन्युंग ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और 21 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की राजकीय यात्रा करेंगे। मार्च में रूस की आधिकारिक राजकीय यात्रा के बाद यह शी जिनपिंग की 2023 की दूसरी इंटरनेशनल यात्रा होगी। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने इसी महीने कहा था कि ब्राज़ील, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और रूस के शीर्ष राजनयिक 22 से 24 अगस्त को ब्रिक्स में शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इसमें हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि यूक्रेन युद्ध में उनकी भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने वारंट जारी किया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका क्योंकि ICC में हस्ताक्षर करता है, ऐसे में पुतिन के आने से एक डिप्लोमेटिक समस्या खड़ी हो सकती थी। वहीं अगर शी जिनपिंग की बात करें तो आखिरी बार 2018 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस साल होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में संगठन के विस्तार का एजेंडा शामिल हो सकता है। अल्जीरिया, मिस्र, इथियोपिया जैसे कई अफ्रीकी देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस साल सम्मेलन में सभी अफ्रीकी देशों समेत कुल 69 राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया है। ब्रिक्स ने हाल ही में संकेत दिया कि वह विस्तार करने के लिए तैयार है। ब्रिक्स को हमेशा पश्चिमी आर्थिक वर्चस्व के खिलाफ देखा जाता रहा है। ऐसे में भारत फूक फूक कर कदम रख रहा है। वह नहीं चाहता कि ब्रिक्स के विस्तार से इस ग्रुप में पलड़ा चीन की तरफ भारी हो जाए। चीन में आर्थिक मंदी का असर अब व्यापक स्तर पर दिखने लगा है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक जुलाई में 16 से 24 वर्ष की युवा वर्ग की बेरोजगारी दर 21.3% पहुंच गई है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार संकुचन और गिरावट भी हो रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों से डर लगने लगा है। साथ ही उन्हें विरोध का भी डर सता रहा है। यही कारण वजह है कि सांख्यिकी ब्यूरो आंकड़े जारी नहीं करने का ऐलान किया है। लोगों के बीच अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से सरकार के खिलाफ बढ़ रहे रोष को काबू करने के लिए नास्तिक जिनपिंग को आध्यात्म याद आने लगा है। हाल ही में पार्टी कैडरों को भेजे गए पत्र में जिनपिंग ने चीन की खराब आर्थिक हालात के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों पर ठीकरा फोड़ा था। एक और खबर जो पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान में गुरुवार को कार्यवाहक सरकार का गठन हो गया है। नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की 18 सदस्यीय कैबिनेट को शपथ दिलाई गई है। इस मंत्रिमंडल में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को भी शामिल किया गया है। मुशाल काकर की कैबिनेट में पूर्ण दर्जे वाली मंत्री नहीं होंगी। वो मानवाधिकार मामलों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष सहायक के रूप में काम करेंगी। मशाल ने कई वर्षों तक कश्मीर और भारत विरोधी अभियान चलाया है। उन्होंने 22 फरवरी 2009 को रावलपिंडी में अलगाववादी नेता यासीन मलिक से शादी की। दोनों की मुलाकात तब हुई जब यासीन 2005 में पाकिस्तान के दौरे पर थे। मुशाल ने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से स्नातक की डिग्री हासिल की है। उनकी मां रेहाना हुसैन मलिक PMLN महिला विंग की महासचिव थी, जबकि उनके पिता MA हुसैन मलिक एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री थे। हुसैन बॉन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख थे और नोबेल पुरस्कार जूरी के पहले पाकिस्तानी सदस्य थे। मशाल इस्लामाबाद में अपने 12 वर्षीय बेटी रजिया सुल्ताना के साथ रहती हैं।
कौन है यह यासीन मलिक? 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के लिए कुख्यात यासीन मलिक को आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते उम्र कैद की सजा दी गई है। एनआईए ने उसकी गतिविधियों को भारत की अखंडता के लिए चुनौती बताते हुए मौत की सजा की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन को 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है। इसके अलावा मालिक को 5 अलग अलग मामलों में 10-10 साल और 3-3 अलग अलग मामलों में 5-5 साल कैद की सुनाई गई है। ये हम रूस के बारे में कुछ बात कर लें। यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस चौतरफा संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में देश को नाटो के खतरे से बचाने के लिए रूस ने पश्चिम के हर एक हथियार के खिलाफ एक खास रणनीति तैयार की है। संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका समर्थित नाटो देश जल्दी यूक्रेन को F-16 विमान सौंप सकते हैं। यूक्रेन इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा। ऐसे में रूस ने अपने MiG-35 विमान को अमेरिकी F-16 का सामना करने के लिए तैनात कर दिया है। इस बीच रूस के सम्मानित सैन्य पायलट मेजर जनरल व्लादिमीर पोपोव ने बताया कि अगर भविष्य में रूसी MiG-35 और अमेरिकी F-16 में भिड़ंत होती है तो किसकी जीत होगी। मेजर जनरल व्लादिमीर पोपोव ने कहा कि रूस को 4+ और 4++ पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उन्नयन पर और अधिक काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस जिन दृष्टिकोणों का इस्तेमाल कर रहा है वो बताते हैं कि हमने लड़ाकू विमान के विकास और सुधार के लिए सही रणनीति चुनी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सुखोई परिवार से संबंधित इन रूसी लड़ाकू विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने दावा किया कि विशेषताओं के मामले में इनकी तुलना अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर से भी की जा सकती है। पोपोव ने MiG-35 लड़ाकू विमान का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक अद्वितीय हल्का लड़ाकू विमान है। उन्होंने दावा किया कि जब गतिशीलता, युद्ध क्षमता और सर्वाइव करने की क्षमता का जिक्र किया जाता है तो MiG-35 अमेरिका के F-16 मल्टीपल लड़ाकू विमानों के साथ तुलनीय है। उन्होंने काल्पनिक डॉगफाइट के सवाल पर कहा कि MiG-35 संभवतः F-16 पर हावी रहेगा क्योंकि F-16 एक सिंगल इंजन वाला विमान है। इसका अर्थ यह है कि अगर इसका इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो विमान शायद ही बच पाएगा। पोपोव ने अपने पिछले युद्ध अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हर मौसम में काम करने वाले Su-24 सामरिक बमवर्षक को उड़ाया था। पोपोव ने बताया कि उन्होंने अपने विमान को 2 इंजनों में से एक के क्षति होने पर भी सफलतापूर्वक उतारा था। विमान के ठीक होने के बाद यह फिर से युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन अगर विमान क्रैश हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे देश का बहुमूल्य पैसा और संसाधन दोनों बचते हैं। आइए हम पाकिस्तान के नवनियुक्त कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी के बारे में बात करें। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका और चीन सहित सभी प्रमुख शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएंगे, भारत के साथ संबंध बेहतर करेंगे और खाड़ी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाएंगे। बृहस्पतिवार को कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद 68 वर्षीय राजनयिक ने कहा कि वो राष्ट्रीय समिति के जरिए विदेश नीति का पालन करते रहेंगे। जिलानी विदेश नीति और अमेरिका के लिए पाकिस्तान के दूत के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर राष्ट्रीय सहमति है कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से चीन से करीबी मित्रता बनाए रखने के साथ अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात पर राष्ट्रीय सहमति है कि पाकिस्तान का निश्चित रूप से चीन से करीबी मित्रता बनाए रखने के साथ अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए। उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को कहा, हम स्पष्ट है कि पाकिस्तानी किसी गुटी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच पाकिस्तान सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। कई बार उसे कठिन विकल्प चुनना पड़ा है। पाकिस्तान 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति के लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, जिसे अपने सदाबहार सहयोगी चीन को नाराज न करने के स्पष्ट प्रयास के रूप में देखा गया है। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते पर भी जोर देता है। माना जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के संभावित चूककर्ता होने से बचने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक आंतरिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकड़ को बधाई दी और पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि के लिए मिलकर काम करने में दोनों देशों के साथ साझा हितों की रेखांकित किया। रिपोर्ट में कहा है कि यह देखते हुए कि इस साल चुनाव नहीं हो सकते, जिलानी को कई गंभीर विदेश नीति चुनौतियों से निपटना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिलानी का मानना है कि पाकिस्तान हमेशा से अपने पूर्वी पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बेहतर संबंध दोनों पक्षों द्वारा जम्मू कश्मीर के मुख्य मुद्दे सहित लंबे समय से जारी मुद्दों को सुलझाने पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा पठानकोट वायुसेना अड्डे पर 2016 में आतंकवादी हमले करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।